और उसकी बाहें दर्द कर रही थीं। उसने अपने कमरे में आराम करने से पहले आखिरी जानवर को काटने की तैयारी की। आखिरी जानवर के रूप में उसने लेवल 2 के एक और मैजिकल बीस्ट को चुना, आयरन टीथ पेंगो। इस मैजिकल बीस्ट के दांत इतने मजबूत हैं कि पत्थरों को भी तोड़ सकते हैं और पहाड़ में तो ऐसे छेद कर सकते हैं जैसे वह कोई कोमल पेड़ का तना। पहले बहुत ज्यादा शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग करने के कारण आरव को आयरन टीथ पेंगो के परतदा पेट को काटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। उसने इस खतरनाक बीस्ट आयरन टीथ पेंगो को इसलिए चुना था ताकि वह खुद को अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए मजबूर कर सके। पेट को काटने के बाद उसका काम बहुत आसान हो गया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके हाथ से चाकू की धार आयरन टीथ पेंगो के पेट की मांसपेशियों के बीच के गैप में थोड़ी फिसल गई। हालांकि यह वह क्षण था जब आरव को लगा कि वह चाकू को आगे नहीं पा रहा है। ऐसा लगा जैसे चाकू किसी कठोर चीज से टकरा गया हो। हड्डियां नहीं, पेट के मध्य भाग में कोई हड्डी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या यह चट्टानें हो सकती हैं? नहीं, आयरन टीथ पेंगो कभी कभी चट्टानों को निगल जाता है, लेकिन वे चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं। भले ही वे चूर चूर न हुई हों, लेकिन उनके पेट के भीतर मौजूद शक्तिशाली एसिड उन्हें नष्ट कर देगा। इतनी बड़ी चट्टान संभवतः अंदर नहीं हो सकती। क्या यह आंतरिक कोर है? इस संभावना के बारे में सोचते हुए आरव उत्साहित हो गया। लेवल 2 के मैजिकल बीस्ट से प्राप्त इनर कोर एक मूल्यवान वस्तु होती है। भले ही वह इसे न बेचे, लेकिन वह इससे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जिससे उसके शरीर को काफी लाभ होगा। आरव ने दस्ताने पहने और पेट के एसिड से बचते हुए सावधानीपूर्वक उस कठोर वस्तु को निकाला। इसे देखते हुए आरव निराश हो गया। यह एक त्रिकोण आकार की वस्तु है, जिसका मतलब है कि यह इनर कोर नहीं है, क्योंकि सभी इनर कोर गोलाकार होते हैं। यह वास्तव में एक के पत्थर जैसी दिखने वाली वस्तु है, लेकिन इस पत्थर के बारे में कुछ अजीब बात है। सुनहरे रंग का पिरामिड जो शार्प कोनों के साथ एक अजीब वस्तु प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा पिरामिड के 4 सतह क्षेत्रों पर काले रंग के अभिलेख उभरे हुए हैं, जो इसे एक रहस्यमय वस्तु बना रहा है। धातु। आरव ने इसे ध्यान से देखा। यह धातु नहीं लग रहा है, न ही यह पत्थर लग रहा है। शायद यह जादुई जेड टोकन का एक रूप। आरव ने साफ पानी से उस पिरामिड जैसे आकार वाले पत्थर को धोया। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जमीन पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसके नुकीले सिरे से पिरामिड के आकार के पत्थर पर धीरे से वार किया। लेकिन इस वार से पत्थर पर खरोच भी नहीं आई। यह तो होना ही था। इस पिरामिड का आयरन टीथ पेंगो द्वारा निगले जाने के बाद भी जैसे का तैसा बना रहना इसकी कठोरता का प्रमाण था। आरव ने धीरे धीरे अपने वार की ताकत बढ़ाई। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उस पिरामिड के नीचे रखी पत्थर की शिला पर एक गड्ढा बन गया। हालांकि पिरामिड का अभी कुछ नहीं बिगड़ा था। हे भगवान! आरव दंग रह गया। उसने सोचा था कि यह पत्थर सख्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सख्त होगा। यह वस्तु कैसे बनाई गई? आरव इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं सोच पा रहा था। वह पत्थर और उसका आकार बहुत ही अजीब था। शायद किसी ग्रेट फाइटिंग मास्टर ने कुछ अत्यधिक मजबूत धातुओं का उपयोग करके इस पत्थर को बनाया हो। ऐसा सोचते हुए आरव ने पिरामिड को जेब में रखने का फैसला किया। भले ही वह यह पता न लगा पाए कि यह क्या चीज है, लेकिन वह इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मांस काटने के सभी औजारों को सही से रखने के बाद आरव उस कमरे की ओर चला गया जिसे ग्रैंड सिटी पैवेलियन के द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था, और वहां जाकर आराम करने लगा। मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह 1 घंटे तक अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को सहलाता, मसाज करता रहा। आरव इस समय काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ देर मेडिटेशन करके एक लंबी सांस लेने के बाद आरव अपने कपड़े बदले बिना बिस्तर पर लेट गया और सो गया।
ग्रैंड सिटी पैवेलियन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो बिस्तर तैयार किया था वह बहुत आरामदायक था। इसके अलावा सेना के कमांडर के दूसरे बेटे ने उसके लिए यहाँ कोई समस्या पैदा नहीं की। यह सोचते हुए आरव चैन की नींद सो गया। अपनी नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसने सोने से बने एक शानदार महल का सपना देखा, जिसका हर एक कोना सोने से बना था। उस महल की वास्तुकला का स्तर बहुत ऊंचा था। सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली सुंदरियों का एक समूह सुंदर पोशाक पहने हुए महल के चारों ओर घूम रहा था। होली मैजिकल बीस्ट आसमान में घूम रहे थे, जो इस जगह को एक बहुत ही सुंदर नजारे में बदल रहे थे। आरव ने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा था, यहां तक कि तस्वीरों में भी नहीं। लेकिन कुछ समय में ही वहां का दृश्य अचानक बदल गया और वह शानदार महल ढह गया। ऊपर आसमान में अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगी। इन आकृतियों से प्रकाश की अनेक रोशनी निकली। ये प्रकाश की रोशनी देखने में सुंदर लग रही थी। लेकिन जब यह महल से आरव ने साफ पानी से उस पिरामिड जैसे आकार वाले पत्थर को धोया, थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने जमीन पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसके नुकीले सिरे से पिरामिड के आकार के पत्थर पर धीरे से वार किया। लेकिन इस वार से पत्थर पर खरोच भी नहीं आई। यह तो होना ही था। इस पिरामिड का आयरन टीथ पैंगो द्वारा निगले जाने के बाद भी जैसे का तैसा बना रहना इसकी कठोरता का प्रमाण था। आरव ने धीरे धीरे अपने वार की ताकत बढ़ाई। आखिर में उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। उस पिरामिड के नीचे रखी पत्थर की शिला पर एक गड्ढा बन गया। हालांकि पिरामिड का अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। हे भगवान! आरव दंग रह गया। उसने सोचा था कि यह पत्थर सख्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सख्त होगा। यह वस्तु कैसे बनाई गई? आरव इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं सोच पा रहा था। वह पत्थर और उसका आकार बहुत ही अजीब था। शायद किसी फाइटिंग मास्टर ने कुछ अत्यधिक मजबूत धातुओं का उपयोग करके इस पत्थर को बनाया हो। ऐसा सोचते हुए आरव ने पिरामिड को जेब में रखने का फैसला किया। भले ही वह यह पता न लगा पाए कि यह क्या चीज है, लेकिन वह इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मांस काटने के सभी औजारों को सही से रखने के बाद आरव उस कमरे की ओर चला गया जिसे ग्रैंड सिटी पैवेलियन के द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था, और वहां जाकर आराम करने लगा। मुक्कों का अभ्यास करने के बाद वह 1 घंटे तक अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को सहलाता मसाज करता रहा। आरव इस समय काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ देर मेडिटेशन, ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी शक्तियों को रिकवर करना करके एक लंबी सांस लेने के बाद आरव अपने कपड़े बदले बिना बिस्तर पर लेट गया और सो गया। ग्रैंड सिटी पैवेलियन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो बिस्तर तैयार किया था वह बहुत आरामदायक था। इसके अलावा सेना के कमांडर के दूसरे बेटे ने उसके लिए यहाँ कोई समस्या पैदा नहीं की। यह सोचते हुए आरव चैन की नींद सो गया। अपनी नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसने सोने से बने एक शानदार महल का सपना देखा, जिसका हर एक कोना सोने से बना था। उस महल की वास्तुकला का स्तर बहुत ऊंचा था। सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली सुंदरियों का एक समूह सुंदर पोशाक पहने हुए महल के चारों ओर घूम रहा था। होली मैजिकल बीस्ट आसमान में घूम रहे थे, जो इस जगह को एक बहुत ही सुंदर नजारे में बदल रहे थे। आरव ने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा था, यहां तक कि तस्वीरों में भी नहीं। लेकिन कुछ समय में ही वहां का दृश्य अचानक बदल गया और वह शानदार महल ढह गया। ऊपर आसमान में अनगिनत आकृतियां दिखाई देने लगी। इन आकृतियों से प्रकाश की अनेक रोशनी निकली। ये प्रकाश की रोशनी देखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन जब यह महल से टकराई तो इसने महल पूरी तरह नष्ट हो गया। धरती फटने लगी तथा आसमान खतरनाक आग की लपटों से ढक गया। तभी एक विशाल रोशनी प्रकट हुई, जिसने सैकड़ों किमी के क्षेत्र को कवर कर लिया और असंख्य रहस्यमयी आकृतियों ने पूरे आकाश को ढक लिया। यह नजारा आरव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग देवताओं क्षेत्र, डिवाइन रियलम के योद्धा लग रहे हैं।
उनकी शक्ति का स्तर इतना अधिक था कि उनकी तुलना किसी सुप्रीम गॉड योद्धा से की जा सकती है। इस सपने में आरव को ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे थे जिन्हें पूरे स्काई पावर कॉन्टिनेंट में भी नहीं देखा जा सकता। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि ये कैसे संभव है कि इतने सारे सुप्रीम गॉड आरव के सपने में दिखाई दें? इसके बाद वहां का माहौल एक आरवान बर्फ की दुनिया में बदल गया, जहां एक साहसी प्रतीत हो रही महिला ने 1 इंच जितना बड़ा गोल्डन पिरामिड पकड़ रखा था और 10,000 सुप्रीम गॉड योद्धा असमान में उसके सामने खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो यह महिला वास्तव में आरव से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर खड़ी थी। हालांकि वह समझ गया था कि यह सब बस एक सपना है। आरव महिला के शरीर से निकलने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन कोमल और पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। आरव को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि महिला ने जो पिरामिड पकड़ा हुआ था वह वही पत्थर था जिसे आरव ने आयरन टीथ पैंगो के पेट से निकाला था। महिला ने कई शब्द बोले, लेकिन आरव सिर्फ 3 शब्दों को ही स्पष्ट रूप से समझ पाया, मिस्टीरियस गोल्डन पिरामिड। जब उसने ये शब्द सुने तो आरव के दिमाग में पत्थर का ख्याल आया। शायद ऐसा हो सकता है कि पत्थर का नाम गोल्डन पिरामिड हो। भड़ाम! एक बहुत विशाल विस्फोट के साथ अंतरिक्ष फट गया था। आसमान का वातावरण एक खतरनाक ऊर्जा के साथ एक भयंकर भंवर में बदल गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि आसमान और धरती आपस जुड़ गए हैं। जहां भी यह भंवर पहुंचा वहां के पहाड़ ढह गए और आसमान में दरारें पड़ गईं। बर्फीले ग्लेशियर तुरंत भाप में बदल गए और आसमान में खड़े 10,000 योद्धाओं के शरीर धूल में बदल गए। उनकी आत्माएं टुकड़ों में बिखर गईं और पिरामिड में समा गईं। आरव भंवर के बीच में खड़ा था। वह अपनी आंखों से देख पा रहा था कि कैसे सब कुछ भंवर में समा रहा है। उसके आसपास की हर चीज राख में बदल रही है, लेकिन उसके शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह एहसास अवर्णनीय था और संभवतः आरव इसे कभी नहीं भुला पाएगा। आरव ने खुद को पसीने में भीगा हुआ महसूस किया। इसके बाद उसने अचानक पाया कि वह एक बड़े और अंधेरे स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ प्रकाश के असंख्य कण हवा में मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कण टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह है। सभी कण अलग अलग आकार के थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बड़े वाले कण ताड़ के पेड़ जितने बड़े थे, जबकि छोटे वाले चावल के दाने जितने बड़े। उन सभी प्रकाश के कणों के बीच में प्रकाश का एक गोला था, जो एक कोमल ऊर्जा तथा एक सौम्य एवं पवित्र चमक उत्सर्जित कर रहा था। स्पष्ट रूप से आरव को लगा कि प्रकाश के इस गोले के चारों ओर का आवरण उस महिला की आभा के समान था जिसे उसने पहले देखा था। जब उसने इसे गौर से देखा तो उसे पता चला कि यह सच में उस महिला की आत्मा का ही अंश है। क्या यह हो सकता है कि प्रकाश का यह गोला उस महिला द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा का एक स्रोत हो तथा उसके चारों ओर का आवरण उसकी आभा से घिरा हुआ था? आरव को याद आया कि विस्फोट होने से ठीक पहले महिला की आत्मा हवा में बहती हुई एक सफेद प्रकाश की रोशनी में बदल गई थी और गोल्डन पिरामिड में समा गई थी। सफेद प्रकाश की एक रोशनी, क्या यह प्रकाश के इस गोले के ऊपर के आवरण में बदल गई थी? अगर ऐसा होता है तो यह स्थान गोल्डन पिरामिड के भीतर का स्थान होगा। इसका मतलब यह है कि प्रकाश के ये कण, आरव ने चौंक कर कहा, शायद प्रकाश के ये कण उन अनगिनत योद्धाओं की आत्मा के टुकड़े थे जो उस तूफान द्वारा कुचले जाने के बाद मैजिकल पिरामिड द्वारा अंदर सोख लिए गए थे। आरव को एक बड़ा झटका लगा। अब तक उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उसने जो खतरनाक दृश्य देखा था वह सच था। हालांकि उसने खुद से कहा था कि वह बस सपना देख रहा था, लेकिन वह यह नहीं मान सकता था कि यह सिर्फ एक सपना है। उसने इस सपने में जो कुछ भी देखा था वह बहुत अप्रत्यक्ष लेकिन सार्थक था और दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखने वाले उस भंवर की छवि आरव के दिमाग में गहराई से छप गई थी।
एक शुरुआती फाइटिंग वे के अनुसरणकर्ता के रूप में आरव, जिसने अभी तक एनर्जी कंडेंसेशन चरण हासिल नहीं किया था, ऐसा सपना नहीं देख सकता था जिसमें इतनी खतरनाक शक्ति का प्रयोग किसी के भी द्वारा किया गया हो। तो क्या ये सारे दृश्य सच थे? इस एक पत्थर के पिरामिड ने वास्तव में अनगिनत सुप्रीम गॉड योद्धाओं को निगल लिया था, जिनकी ताकत उस स्तर पर थी कि जिस पर वे किसी को भी बिना देखे खत्म कर सकते थे। आरव ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जिस किंगडम में रहता था, उस किंगडम के बड़े बड़े योद्धा जिनके बारे में उसने अभी तक सुना था, उनकी ताकत इन सुप्रीम गॉड योद्धाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने अपनी आंखें एक जगह केंद्रित की और उस अंधेरे स्थान की ओर देखा जो अनगिनत प्रकाश के कणों से भरा हुआ था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से प्रकाश के एक कण को छुआ जो सबसे छोटा और उसके सबसे करीब था। जैसे ही आरव की उंगली का संपर्क उस प्रकाश के कण से हुआ, प्रकाश का वह कण तुरंत आरव की उंगलियों में समा गया। आरव को कुछ भी करने का समय नहीं मिला। उस कण का आरव के शरीर के अंदर पहुंचते ही अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भारी हथौड़ा उसके सिर पर बहुत ऊंचाई से गिर गया हो। उसने एक चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। आ आ! आरव ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके दिमाग पर हमला कर रही है। चुभने वाले इतने तेज दर्द के कारण आरव का दिल कर रहा था कि वह अपनी खोपड़ी को चीर कर दर्द पैदा करने वाली वस्तु को बाहर निकाल दे। वह खुद को रोक नहीं सका। आरव को लगा कि जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। आत्मा के टुकड़े की यही मंशा थी। वह आरव की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आरव को पता चला कि वह आत्मा का टुकड़ा उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा है, वह घबरा गया। लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया और कहा, क्या सच में तुम मुझे निगल सकते हो? उसे कष्ट देने वाली चीज सिर्फ एक आत्मा का छोटा सा टुकड़ा थी। इसके अलावा उस आत्मा का शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। वह किसी की भी एक छोटी से आत्मा के अंश से कैसे हार सकता था जिसकी कोई बॉडी, शरीर नहीं है? आरव अचानक चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गहराई तक धंस गए। मैं मेरे दिल और दिमाग की रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दिल जो फाइटिंग वे के लिए धड़कता है। मैंने फाइटिंग वे की चरम सीमाओं पर पहुंचने की शपथ ली है। मैं अपने सफर को यहीं कैसे समाप्त होने दे सकता हूं? आरव के पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था और उसे नहीं पता था कि उस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए जिसका कोई शरीर ही नहीं है। वह केवल अपने दांत पीस सकता था और जितना हो सके अपने शरीर पर अधिक से अधिक नियंत्रण बनाए रख सकता था। उसके स्पिरिचुअल डोमेन में कई अव्यवस्थित छवियां बन रही थीं, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था और वह बेहोश होने की अवस्था में आ गया था। हालांकि वह अपने दांत पीसता रहा। उसने अपने स्पिरिचुअल डोमेन पर अपनी पकड़ बनाए रखी और अपने स्पिरिट कोर को दिल में थामे रहा। पता नहीं कितनी देर बाद यह असहनीय दर्द धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अंत में आरव अपने सपने से बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सुबह हो चुकी है और वह पसीने से भीगा हुआ था। उसके बिस्तर के लिए बिछाई गई चादर भी भीगी हुई थी और उसकी हथेलियां नाखून चुभ जाने की वजह से खून से लथपथ थीं। यह सब देखकर आरव पूरी तरह से निश्चित था कि जो हुआ था वह कोई सपना नहीं था। किसी व्यक्ति की आत्मा में दो भाग होते हैं, एक तो उसकी चेतना और दूसरा उसकी यादें। एक बार जब यादें मिट जाती हैं तो शरीर पर उसकी आत्मा का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एक शरीरहीन आत्मा केवल दूसरी पूर्ण आत्मा के इशारे पर ही कार्य कर सकती है। उस समय जिस आत्मा को उसने छुआ था वह चावल के आधे दाने के आकार की थी। उसकी रोशनी मंद थी और फिर भी वह लगभग उसकी आत्मा की यादों को निगल ही गई थी। कितना भयानक था वह लम्हा। अगर उसने इससे भी बड़ा कण छुआ होता तो संभावना थी कि वह अब तक एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा के हाथ की कठपुतली बन गया होता। यह पिरामिड सच में बहुत खतरनाक है।
जब आरव यह सोच रहा था तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से करहारा, मेरे स्पिरिचुअल डोमेन। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ गई हैं। इंस्क्रिप्शन, मंत्र, विभिन्न विचित्र प्रतीक, रहस्यमयी स्क्रिप्ट, सामान्य दिखने वाले लेकिन शक्तिशाली हथियार और टेक्निक्स। ये सब क्या है? क्या यह उस आत्मा की यादें हो हैं? इस विचार ने आरव को चौंका दिया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यादों का यह समूह ट्रेजर्स के एक विशाल पहाड़ के समान है। हालांकि यह आरव के स्पिरिचुअल डोमेन में तो प्रवेश कर गया है, लेकिन इन इंस्क्रिप्शन को समझना बहुत कठिन है। वे ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं थीं जिन्हें आरव आसानी से याद रख सके। उन यादों को सटीकता से समझने की जरूरत है। ऐसा सोचते समय आरव ने इन स्क्रिप्टों और इंस्क्रिप्शनों से संबंधित यादों को अनदेखा कर दिया। ये इंस्क्रिप्शन थोड़े अस्पष्ट और अव्यवस्थित थे। ये यादें एक ऐसे व्यक्ति की लग रही थीं जो शायद मरने से पहले हथियारों पर इंस्क्रिप्शन बनाता था। इस प्रकार के व्यक्ति को इंस्क्रिप्शन मास्टर कहते हैं। आरव को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने में मदद कर सके। वह अपने स्पिरिचुअल डोमेन में थोड़ी देर तक खोजता रहा और आखिरकार उसने एक चीज को देख जाती है जिसे देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे एक फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक का एक बहुत ही मूल्यवान स्क्रोल मिला है, गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन, जो एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है। प्राचीन फाइटिंग टेक्निकों की कमी के कारण ही ब्लू स्काई एकेडमी कार्लोवेनिया एकेडमी से बहुत पीछे है। शब्दों का अर्थ फाइटिंग मास्टर, फाइटिंग में का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति। ग्रेट फाइटिंग मास्टर, ये वे व्यक्ति होते हैं जो फाइटिंग वे पर बहुत आगे निकल चुके होते हैं। होली मैजिकल बीस्ट, ये सामान्य मैजिकल बीस्टों की तुलना में अधिक समझदार और बहुत अधिक पावरफुल होते हैं तथा इनके पास सुंदर पंख भी होते हैं, तो इन्हें सामान्य बीस्टों से बहुत अधिक सुंदर बनाते हैं। स्काई पावर कॉन्टिनेंट, आरव जिस कॉन्टिनेंट पर रहता है उसका नाम स्काई पावर कॉन्टिनेंट है तथा ब्लू स्काई किंगडम भी स्काई पावर कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। स्पिरिचुअल डोमेन, यह किसी भी फाइटिंग मास्टर के दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसमें उसकी सभी यादें उपस्थित रहती हैं। स्पिरिट कोर, यह किसी भी फाइटिंग मास्टर की सबसे जरूरी चीज होती है जो उसकी ऊर्जा का स्रोत होती है। उसके नष्ट हो जाने पर फाइटिंग मास्टर की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, यहां तक कि वो मर भी सकता है। इंस्क्रिप्शन, यह जादुई मंत्रों का समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। स्क्रोल, किसी भी टेक्निक का प्रयोग या प्रैक्टिस करने का तरीका जिस चीज पर लिखा जाता है उसे स्क्रोल कहते हैं। ब्लू स्काई एकेडमी का इतिहास केवल 80 साल पुराना है। दूसरी ओर कार्लोवेनिया एकेडमी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। की स्थापना कार्लोवेनिया वैली की ग्रेट 3 सेंटर्स द्वारा की गई थी। उनके पास 600 साल से भी अधिक पुरानी एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक्स हैं। जो लोग ब्लू स्काई एकेडमी की फाइटिंग टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं उनका एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी इसके बिल्कुल विपरीत है। इसकी फाइटिंग टेक्निक्स का अभ्यास करने से कोई भी ग्रेड 4 के फाइटिंग टैलेंट वाला फाइटिंग मास्टर एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज पर आसानी से पहुंच सकता है। कार्लोवेनिया एकेडमी की टेक्निक्स का उपयोग करके एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आरव के पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई भी अच्छी फाइटिंग टेक्निक नहीं थी। उसके पास बस एक सामान्य बिगिनर्स फाइटिंग आर्ट्स नाम की टेक्निक थी। हर दिन वह पेड़ों के तने पर मुक्का मारकर और जानवरों की हड्डियां निकालकर ट्रेनिंग करता था। यही आरव की ट्रेनिंग करने का तरीका था। पिछले कुछ सालों से वह जिस एकमात्र टेक्निक पर निर्भर था वह यही थी। जब तक कि वह फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण तक नहीं पहुंच गया, उसने कड़ी मेहनत के दम पर
फाइटिंग आर्ट के पहलुओं को समझने की कोशिश की और कदम दर कदम अपना रास्ता खुद बनाया। उसके लिए एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक एक महत्वपूर्ण चीज थी। आरव उस एंशिएंट टेक्निक को देखकर ऐसे उत्साहित हो उठा जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी, और उसने इस एंशिएंट टेक्निक के स्क्रोल को बड़े ध्यान से देखा। कुछ देर तक उस स्क्रोल को पढ़ने के बाद उस गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। उस स्क्रोल में लिखा था कि गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन डिवाइन रियलम की एक उच्च स्तर की फिजिकल ट्रेनिंग टेक्निक है। हालांकि भले ही यह उच्च स्तर की हो, चूंकि यह केवल फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक है, इसी कारण डिवाइन रियलम में यह टेक्निक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आरव आश्चर्यचकित होने का कारण यह था कि वह आखिरकार समझ गया कि डिवाइन रियलम क्या है। डिवाइन रियलम एक उच्च योद्धाओं का क्षेत्र है जिसमें करोड़ों वर्ष पुरानी फाइटिंग टेक्निक का भंडार होता है। इसके अलावा इसमें फिजिकल ट्रेनिंग, फाइटिंग आर्ट, तलवारबाजी की टेक्निक, डिवाइन टेक्निक, इंस्क्रिप्शन, इन सब के उच्च स्तरों का प्रयोग किया जाता है। यह डिवाइन रियलम की दुनिया फाइटिंग वे के सबसे मजबूत योद्धाओं से भरी पड़ी है। उनकी क्षमताएं और ताकत इतनी है जिसकी आरव ने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त गोल्डन पिरामिड के भीतर और भी अधिक आत्मा के टुकड़े उपस्थित हैं। अगली बार जब उसकी ताकत पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाएगी तो वह उनमें से और भी अधिक योद्धाओं की यादों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएगा। यह सब सोचते हुए आरव का दिल बहुत अधिक खुशी से उत्साहित हो उठा था। वर्तमान में आरव को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं टेक्निक के उस स्क्रोल की यादें उसके दिमाग में पूरी तरह से आ गई हैं या नहीं, क्योंकि उसने जो आत्मा का टुकड़ा अवशोषित किया था वह केवल एक छोटे से धब्बे के समान था। अगर ऐसा होता तो यह बहुत बुरा होता। शुक्र है, जैसे जैसे वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन के स्क्रोल को पढ़ता गया, उसने देखा कि यह एक पूर्ण टेक्निक है। पावर पंच ट्रेनिंग, मसल्स ट्रेनिंग, फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग, पावर मसल्स ट्रेनिंग, बोन पावर इनहेंसिंग, एनर्जी कंडेंसेशन के बारे में सब कुछ उस स्क्रोल में लिखा हुआ था। यह बात आरव के लिए काफी आश्चर्यजनक थी। स्काई पावर कॉन्टिनेंट में आमतौर पर फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग थी। उदाहरण के लिए जेन्युइन टैनिंग ऑफ मसल चैनल्स टेक्निक विशेष रूप से फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग स्टेज के लिए है। गोल्डन बोन फोर्जिंग डिवाइन फॉर्मूला टेक्निक बोन पावर इनहेंसिंग के लिए है। डिवाइन 1000 एनर्जी टेक्निक एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज के लिए है, और इसी तरह अन्य भी है। हालांकि यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन किसी को फिजिकल ट्रेनिंग में एनर्जी कंडेंसेशन चरण तक ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसके बाद आरव ने जो पाया उसमें और भी कई चौंकाने वाली चीज है। स्काई पावर कॉन्टिनेंट के भीतर एनर्जी कंडेंसेशन फिजिकल ट्रेनिंग अंतिम चरण है, जिसके बाद व्यक्ति एनर्जी गैदरिंग स्टेज पर कदम रखता है। एनर्जी गैदरिंग स्टेज को पोस्ट गैदरिंग स्टेज और प्री गैदरिंग स्टेज में विभाजित किया गया है। अधिकांश लोगों के लिए एनर्जी कंडेंसेशन एक अड़चन है जिस तक उन्हें पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अधिकतर लोग हमेशा के लिए बोन पावर इनहेंसिंग चरण में फंसे रह जाते हैं। एनर्जी कंडेंसेशन शरीर की शक्ति बढ़ाने वाला चरण है। इसकी ट्रेनिंग करना फाइटिंग वे पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के अनुसार एनर्जी कंडेंसेशन के बाद भी एक और चरण मौजूद है, टेम्परिंग सेंसेस। टेम्परिंग सेंसेस चरण वास्तव में अद्भुत चरण है। इसमें शरीर की 5 इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना होता है। आकाश की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके कोई व्यक्ति अपने शरीर के भीतर 5 इंद्रियों की असली शक्ति के द्वारों को खोल सकता है। सेंसेस की एनर्जी के 5 वेरिएंट्स के साथ कोई व्यक्ति शरीर की इंद्रियों की सीमाओं को तोड़ सकता है।
और ताकत के एक उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। टेम्परिंग सेंसेस के 5 द्वारों को बिना खोले भी कोई भी पोस्ट गैदरिंग या प्री गैदरिंग चरण में प्रवेश कर सकता है। इससे फाइटिंग मास्टर की पावर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसी दूसरे की तुलना में फिजिकल पावर की क्षमता का एक उच्च स्तर देती है। इसका लाभ पहले से ही स्पष्ट है। यह जानते ही आरव सदमे में आ गया। यह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक एक बहुत ही पुराना खजाना है। आरव अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। हालांकि शुरू करने से पहले उसने अपनी सीने के पास वाली जेब में गोल्डन पिरामिड को देखने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि क्यूब गायब हो गया है। आरव डर गया और उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने अपना हाथ इधर उधर टटोला और अपनी सीने पर कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने अपने कपड़े उतारे और अपनी सीने के बाईं ओर की त्वचा पर एक अजीब सा निशान देखा।